नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। पेश इस हफ्ते का मुकाबला। मेरे पीछे देश की संसद है। आपने कई बार मुझे यहां से कार्यक्रम करते हुए, रिपोर्ट करते हुए देखा है। सवाल बड़ा सीधा सा है कि इस देश की संसद में बहस हो रही है ब्लैक मनी को लेकर, काले धन को लेकर। ये बहस क्यों हो रही है? क्योंकि मेरा अपना ये मानना है, मेरा अपना ये आकलन है कि जब लोगों के बीच कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा और धारणा बढ़ती चली गई कि कांग्रेस की सरकार जो है वो भ्रष्ट है, तो एक मुद्दा उठाया ऐसे लालकृष्ण आडवाणी ने। बाद में इस मुद्दे को पकड़ा बाबा रामदेव ने और उस पर एक मुहिम चलाने की रामदेव ने कोशिश की। उसके बाद अंततः नरेंद्र मोदी बोलने लगे चुनाव प्रचार में इस मुद्दे पर। मुद्दा था काला धन। मोदी ने सरल आंकड़ों को इकट्ठा करके ये तक कह डाला कि भाई अगर 3 लाख रुपए हर परिवार को चाहिए और 5 व्यक्ति का परिवार है, तो अगर विदेशों में पड़ा काला धन यहाँ आ जाए हिंदुस्तान में, तो हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। अब ये सब बातें लोगों को क्लिक कर गई। लोगों को लगा वाकई अगर काला धन आ गया तो लोग अमीर हो जाएंगे इस मुल्क के। 15 लाख रुपए किसी भी सामान्य या गरीब परिवार के लिए एक ऐसे मुल्क में जहां आज तक ये नहीं तय हो पाया है पूरी तरह से कि गरीबी की रेखा के नीचे कौन रहता है और कौन नहीं रहता है, उस पर इतनी बड़ी बड़ी समितियों की, कमिटीज की राय आ चुकी है। 15 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। अब दिक्कत क्या हो रही है? अब विपक्ष जुटकर सवाल पूछ रहा है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और अरुण जेटली देश के वित्त मंत्री से कि भाई ये बताइए, ये काला धन है कहां और कब आएगा और कितना काला धन है? अब ये पेचीदगी भरे सवाल थे। सियासी भाषणबाजी बहुत आसान होती है, अब आपको थोड़ा सा हकीकत के आंकड़ों से डील करना। अब यहां पर बुरी तरह से फंसती हुई नरेंद्र मोदी की सरकार नजर आ रही है। संसद में बहस चालू हो गई है। विपक्ष ने शुरू कर दिया है कहना कि भाई बताइए कितना काला धन, कहां काला धन, कब आएगा? मैंने फेसबुक पे आप लोगों से इस तरह के प्रश्न पूछे तो कुछ लोगों ने पुराने जो जुमले थे नरेंद्र मोदी के लिए वो भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस बात के बावजूद कि नरेंद्र मोदी की अपनी लोकप्रियता पर कोई फिलहाल शंका नहीं की जा सकती है, लेकिन ये मसला ऐसा है जो शायद इस सरकार को, अगर वो सही जवाब नहीं दे पाई तो एम्बैरेस कर सकता है, शर्मसार कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको स्पष्टता ये बता दूं कि सरकार ने आते ही एसआईटी का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता इसको एक अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं और साथ में ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो इसके 3 अलग अलग पहलू हैं। हमारे साथ जानकार हैं राजकिशोर तिवारी, जो सियासत को भारतीय जनता पार्टी की समझते हैं, दैनिक जागरण से वो जुड़े हैं। हमारे साथ प्रभात झा साहब हैं। मैं हमेशा उनके बारे में कहता हूं कि बहुत बढ़िया और सुलझे लोगों में से हैं, बोलने के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के वो इंचार्ज हैं। यहाँ पर एक बड़ा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को फेस करना है। प्रवीण झा हमेशा मेरे साथ इस मुद्दे पर रहे हैं पिछले कई सालों से, एक इकोनॉमिस्ट हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए। और आलोक शर्मा जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। मैं बहुत सरलता से इसको आज रखने की कोशिश करूंगा। डबल टैक्सेशन ट्रीटी, ये रिव्यू, वो रिव्यू, ये सारी बहस हो गई है। लोग जानना चाहते हैं कि कितना पैसा, किसका पैसा और कहां है ये पैसा। अरुण जेटली जी ने वित्त मंत्री के तौर पर जो अपने जवाब दिए हैं उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि समय आने पर यह सब कुछ बताया जाएगा। एसआईटी का जो कामकाज है उसमें देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इसको G20 जैसे फोरम्स पर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पर भी इसको उठा चुके हैं। तो अब सवाल यह है कि बीजेपी क्या वाकई इसमें शर्मसार हो सकती है, एम्बैरेस हो सकती है, या सरकार के पास वाकई कोई बड़ा एक्शन प्लान है? ये सारी कवायद प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे उनके समय से शुरू हुई थी। मैं आपको बता दूं, तब भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए। मैं राजकिशोर तिवारी से शुरू करूंगा। राजकिशोर तिवारी, बहुत बढ़िया पॉलिटिकल स्लोगन था, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। कांग्रेस के खिलाफ धारणा थी कि एक
भ्रष्ट सरकार, तो आम आदमी ऑलमोस्ट ऐसा सोचने लगा था कि भाई कांग्रेस ने बड़ा माल कमाया और ये माल हिंदुस्तान से बाहर चला गया। मोदी जी ने रैलियों में कहा कि भाई आपको प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपए, प्रति परिवार अगर 5 आदमी का है औसतन तो 15 लाख रुपए मिलेंगे। अब लोग कह रहे हैं कि वो पैसा कहाँ है? देखिए, अभी तो शुरुआत है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है कि वो लोगों को लगातार इंगेज करके रखे हुए हैं। हाँ। लेकिन किसी एक मुद्दे पर कोई सरकार गई है ये कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ। कोई ना कोई मुद्दा कैटलिस्ट बनता है, उत्प्रेरक बनता है, हाँ। जिसके बाद वो बात आगे बढ़ती चली जाती है। हाँ। पैसा एक ऐसा मुद्दा है जिसकी जेब में जाता है उसका जीवन सीधे प्रभावित करता है। जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि ऐसे मुल्क में जहाँ पर गरीबी की रेखा की सीमा नहीं आज तक तय नहीं हो पाई, आज तक तय नहीं हो पाई, वहाँ पर 3 लाख जाए कि इकोनॉमिस्ट, इतनी बड़ी बहस हो चुकी है इस मुल्क में पिछले 10 सालों 3 में। लाख या 15 लाख रुपया जो सपना लोगों ने देखा है, तो अगर वो सपना वाकई चूर होता है तो क्या होगा, ये एक प्रश्न है, एक प्रश्न है। सवाल ये है कि किस तरीके से इसको ये अब टैकल कर पाते हैं, क्योंकि हम जानकार जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। आप भी जानते हैं, प्रवीण जी भी जानते हैं, प्रभात जी भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी कह सकती है कि ये एक चुनावी मुद्दा था, लेकिन क्या चुनावी मुद्दा का मतलब ये होता है कि झूठ बोल दिया जाए? यदि आपको तकनीकी बातें मालूम थी उस समय, तो वो बातें आपने उस समय झूठ बोला तो उसको आप स्वीकार करिए। अब अगर उन खातों में पैसा ही नहीं आता है और चला जाता तो ठीक है। एक बात जरूर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस पूरे घटनाक्रम में जाएगी कि सवाल उठाने वाले लोग कौन हैं। शारदा घोटाले में फंसी हुई तृणमूल कांग्रेस या वो कांग्रेस जिसके खिलाफ ये मुद्दा था। तो चूंकि दूसरे लोगों में वो ताकत नहीं है, बस इसका फायदा इनको ये भी प्रश्न उठेगा जो मैंने बाबा रामदेव से कई बार पूछा कि आपके ऊपर स्वयं आरोप हैं, तो आप तो बड़े फोर फ्रंट पे थे काले धन के, तो लोग बाबा रामदेव की विश्वसनीयता को भी क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल, वो क्यों मौन है? हाँ। रामलीला ग्राउंड से लेकर अन्ना हजारे के साथ से लेकर उनसे अलग होने तक वो लगातार काले धन का मुद्दा उठाते रहे। तो अब उनके मौन का कारण क्या है? क्या उनका लक्ष्य पूरा हो गया है? उन्होंने कहा था जब तक काले धन की एक एक पाई नहीं आ जाएगी तब तक ये बाबा बैठेगा नहीं, ये संत नहीं बैठेगा। संत सड़कों पर निकल चुका है। तो संत और सियासत दोनों की विश्वसनीयता पर ये काला धन सवाल उठेगा और ये हमेशा मुद्दा बना रहेगा। प्रवीण, हम और आप बहुत चर्चा कर चुके हो उस पर, आंकड़ों पर। देश के भीतर काले धन की तो अभी कोई बात स्पष्ट हो ही नहीं पा रही है। आंकड़े तमाम हैं। आप कितनी रिपोर्ट्स उस दिन कोट कर रहे थे मेरे कार्यक्रम में न्यूज़ पॉइंट में। अब क्या होगा? देखिए, सीधी सी बात है कि ये जो अभी सरकार है, वर्तमान सरकार, उनके गले की ये घंटी बन गई है। क्योंकि उस समय और विपक्ष घंटी बजाता रहेगा क्योंकि वो अतिशयोक्ति का ऐसा माया जाल इन्होंने बुना, और जिसको भी थोड़ी बहुत एक तकनीकी समझ है इन विषयों पर, वो उसी समय उनकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अर्थशास्त्री हैं और दूसरे भी लोग हैं, जिनको आगाह करना चाहिए था कि आप इस रास्ते पे इतना आगे न चले जाएं कि फिर आपको वापस आना मुश्किल हो जाए। तो ये तो एक बड़ी समस्या है। और सीधी सी बात ये है कि 15 लाख क्या, वो 15 पैसा किसी के खाते में नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए ये कहना कि वहाँ पे पैसा पड़ा हुआ उसको हम उठा के ले आएंगे, मतलब ये तो ऐसी बचकानी बात हो गई। और बस यही मैं समझ सकता हूँ कि जो एक राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया गया था, उस संदर्भ में जिसके मन में जो आया वो कहते चले गए। और जो भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व नेता हैं, तकरीबन सभी लोगों ने कुछ न कुछ इसके बारे में कहा। जैसे आप मोदी के बारे में कोट ही कर रहे थे कि उन्होंने खुद ही कहा कि 15 से 20 लाख तक जो है हर परिवार के इसमें चला आएगा। मुझे याद है राजनाथ सिंह जी का जो फरवरी का बयान था, 100 दिन में पैसा वापस आ जाएगा। तो इस तरीके के जो कई सारे वक्तव्य आए थे, तो मुझे तो लगता है कि उनके लिए जो है वो गले की, जैसा मैंने कहा, घंटी बज गई है। और विपक्ष को घंटी मिल गई, वो बजाते रहेंगे। बिल्कुल। तो सवाल यहाँ पर ये नहीं है, जैसे प्रवीण जी ने कहा, सवाल यहाँ पर ये नहीं कि विपक्ष का कौन कितना भ्रष्ट और कौन सवाल उठा रहा है। वो तो अब मोदी जी से सवाल उठा रहे हैं कि आपने वादा किया था, वो पैसा कहाँ है? प्रभात जी, आप जैसे लोगों के रहने के बावजूद क्या मिसकैलकुलेशन हो गया, गलत गणित हो गया इस मसले पर बीजेपी से? नहीं, मैं नहीं समझता गलत कोई कैलकुलेशन हुआ है। उसका बहुत बड़ा कारण है काला धन की स्थिति क्या है। क्या यह देश जानने को हकदार नहीं है? क्या इस देश को हकदार बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बात रही आंकड़ों की। अब आंकड़े तो सबने अपने अपने तरह के प्रस्तुत किए, और आप यह जानते हैं कि इस देश में चुनाव में जो सभाएं होती हैं, उन सभाओं में बात कैसे की जाती है। हमने ये कहा कि काला धन लाएंगे, अगर होगा तो लाएंगे ना। देश को तो ये पता ही नहीं कि काला धन है या नहीं है तो कितना है, कितनी जगह है, लाएंगे तो कैसे लाएंगे। ये सारी स्थितियां, आज हम उस स्थिति में हैं कि धीरे धीरे देश के सामने एक एक पिक्चर सामने आ जाएगा कि वहाँ पैसा है
है तो कितना है, खाते कितने हैं, 6 to 7 खाते हैं तो उसमें 289 में पैसा ही नहीं है, 122 पर हम मुकदमा चला रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। कांग्रेस ने जो गलती की उसने देश के सामने यह पिक्चर नहीं रखा। हमने ये कभी नहीं कहा कि काला धन कांग्रेसियों का पैसा, ये कभी नहीं कहा आज तक। हमने ये कहा कि क्यों अरुण जेटली जी ने ये कहा कि कांग्रेस एम्बैरेस हो सकती है, शर्मसार हो सकती है, क्यों कहा अरुण ये जेटली जी? कहा उन्होंने इसलिए कि एक दो नाम ऐसे थे जो मंत्रियों के बारे में कहे जा रहे थे, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा। और ये जो बात कही जा रही कि चुनाव हमने कोई काला धन पे, तो देश में 21 अक्टूबर 1951 से ये पार्टी खड़ी है और इसके पीछे जाएं तो 1925 के विजयादशमी से हमारी पार्टी चल रही है। इस मुद्दे पर खाली नहीं चुनाव जीते। एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोथेटिकल, तो भाई मोदी जी ने भी हाइपोथेटिकल बात की कि काला धन आ जाएगा, 3 लाख रुपया सबको मिलेगा, 15 लाख रुपए 5 व्यक्ति के परिवार को मिलेगा। अब मेरी तो खैर मोदी जी के बराबर तो मेरी हैसियत हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं भी एक हाइपोथेटिकल बात करता हूँ कि मान लीजिए 627 अकाउंट्स में से अंततः ये पता चला कि 621 में पैसा ही नहीं है, तो क्या हम ये माने कि फिर काला धन है ही नहीं? 289 में तो है ही नहीं। ये तो इसी मैं कह रहा हूँ, 289 में तो है ही नहीं, अब ये 621 में ही नहीं देश निकला। में कितनी बड़ी बात हो रही थी। किसी कांग्रेस के नेता ने पिछले 10 साल में ये बात संसद में, हमारे प्रणब मुखर्जी जो आज राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कभी काला चिट्ठा रखा कि नहीं है वहां पर? आज हम उस स्थिति में हैं। हमने ही कहा है कि 289 में पैसा नहीं है। हमने ही कहा है कि 122 लोगों पर अभियोजन चलाया जाएगा। हमने ही कहा है कि पैसा अगर गया है, निकाला है, तो निकाले गए के लिए कानून बदलना पड़ेगा, तो बदलेंगे। जी, अंततः अगर ये बात से मोदी जी झूठ साबित हो गए कि कोई काला धन तो उस आंकड़े में, उस संख्या में था ही नहीं, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, बहुत बातें हवा में उछलती हैं। हाँ। और हवा में आप भी पकड़ते हैं, मीडिया के लोग, राजनेता भी पकड़ते हैं। अगर उस समय जो परसेप्शन था, आपको याद होगा कि अडवाणी जी ने यात्रा भी चलाई थी। अपने उस युद्ध यात्रा में भी कहा था उन्होंने कि मेरा एक बहुत बड़ा मुद्दा काला धन है। काला धन मुद्दा था। देश जानना चाहता है कि काला धन के पास कितना पैसा है कि नहीं है। इस सच्चाई को तो कोई बता देता, और इस सच्चाई को कांग्रेस के मित्रों ने नहीं बताया। यही कारण थी कि जो चाहे अर्थशास्त्री हो या कोई भी हो, वो आंकड़े फिक्स कर रहे थे, इतने करोड़ हैं तो 15 लाख। मैं आऊंगा, प्रभात जी बहुत सज्जन पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, मैं आऊंगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति और समाज में जो व्यापारियों का संगठित तरीका है पैसा कमाने का, उसमें एक बहुत बड़ा अंश काला धन का है। वही वाला पैसा आप मुझे बता दीजिए व्यापारियों के खिलाफ। पहले कांग्रेस से पूछते हैं, भाई आप लोगों के ऊपर बार बार ये चार्ज लगता है कि आपके सरकार में पैसा कमाया गया भ्रष्टाचार से और लोग वो पैसा लेके भाग गए और आपने कुछ किया नहीं काला धन पे। देखिए अभिज्ञान जी, बीजेपी की तो आदत हो गई है कि पाकिस्तान में अगर मानसून ना आए तो वो भी कांग्रेस की वजह से नहीं आई है। हाँ। जब काले धन का मुद्दा शुरू हुआ तो पहली स्टेटमेंट क्या आई थी इनकी कि एक संधि बीजेपी कांग्रेस के समय में हुई थी, इसलिए ये आज हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ। फिर उसके बाद आया कि नहीं साहब, ये तो 2001 में अरुण जेटली साहब जब लॉ मिनिस्टर थे तब संधि हुई, तब इन्होंने राग अलापना बंद किया। उसके बाद अब हम इनसे 3-4 बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं थी तो आपने झूठ क्यों बोला जनता के साथ? अभी अब 2 सेंटेंस इन्होंने यूज़ किए। इनके कहा कि हवा में, चुनाव में हवा में कुछ भी कह दिया जाता है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बीजेपी के हमारे बड़े भाई का कि इन्होंने हवा में चुनाव लड़ा और झूठ पर चुनाव लड़ा। दूसरा, इन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, अच्छा, बड़े भाई आपके बीजेपी से? देखिए, अच्छा, उम्र में बड़े हैं तो स्वाभाविक है कि बड़ा भाई कहा जाएगा। अब देश जानना चाहता है कि कितना काला धन है, तो क्या पाकिस्तान के नवाज शरीफ आकर बताएंगे कि कितना काला धन है? आप सत्ता में हैं, आपने तो चुनाव लड़ा है उस मुद्दे पर, आप क्यों नहीं बताते हैं? मैं 2 स्टेटमेंट इनकी कोट करना चाहता हूं। आज के अखबार में ही में हिंदुस्तान में छपी हुई है। इन्होंने पहले दिन ही कहा कि हम 100 दिन के अंदर काला धन ले आएंगे। मेरे पास डेट भी है। आज किस तरह से पलटे हैं? सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर विदेशों में काले धन को वापस लाने का दावा नहीं किया था। ये ऑफिशियली पार्लियामेंट में बोल रहे हैं ये लोग, उस संसद में जिसमें मोदी जी ने आकर माथा टेका था कि ये मंदिर है और तमाम तरह के वादे किए थे, वहीं पर वो पलट गए हैं। उसके बाद इनका दूसरा सेंटेंस, इतने नासमझ नहीं है हम कि हम 100 दिन का वादा कर देंगे। तो दोनों ही चीज़ें खुद कमिट कर रहे हैं कि हम नासमझ भी हैं और हमने वादा भी किया था। आपने क्या किया था काले धन पे? वैसे ये जो 627 नाम हैं, बताइए बीजेपी कहाँ से लेके आई है? यूपीए की सरकार ने दिए थे। 82 देशों के साथ हमने संधियां की कि इस तरह की जो जानकारी है उसका हम आदान प्रदान करेंगे। इनसे पूछिए, एक भी देश के साथ किया? हमने CBDT जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उसको मजबूत किया। इनसे पूछिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन पिछले 4 महीने से क्यों नहीं है? इनसे पूछिए कि वहाँ पर 4 मेंबर्स क्यों नहीं है?
एसआईटी का गठन लेकर आप ढपली पीटते चले जा रहे हैं। एसआईटी ने क्या 1 रुपए का भी आपको बताया पिछले 6 महीने में कहां पर है काला धन? तो आपने बताया कि 627 नाम जो आज आए हैं वो कांग्रेस का योगदान है यूपीए सरकार का, भी यही एक पॉइंट मान लो एक आपका। ये है सूचना का अधिकार हमने दिया, सूचना के नहीं, अब वो- अधिकार के तहत तमाम चीजें निकल कर आई हैं। मत रिपीट करिए, नहीं वो रहने दीजिए। नहीं सर, मैं इंटरव्यू नहीं रिपीट कर रहा हूँ, आधार ही ये है। अरे वो तो मोदी जी ने बता दिया 15 लाख रुपए देंगे, अब आप राहुल गांधी वाली बातें नहीं रिपीट मोदी करें। जी तो सर बहुत अच्छे भाषण दे रहे हैं एक देश मिनट, के एक अंदर, मिनट। आप भी और बता- आज भी जम्मू 670 कश्मीर में वो अब राष्ट्रवाद जम्मू का कश्मीर में ढिंढोरा आप पीट चले रहे गए, हैं। बीच में पाकिस्तान चले गए, तो यही नहीं रहिए सर, वो तो राजपथ इन्होंने पे कहा रहिए। कि देश जानना चाहता, तो मैंने जवाब ठीक। दिया, क्या पाकिस्तान जवाब देगा? बिल्कुल आप सही। तो सत्ता में हैं, आप जवाब दीजिए। 627 की लिस्ट यूपीए ने दी। देखिए मैं थोड़ा सा उसमें अभिज्ञान, मैं आप जानते हैं कि मेरा किसी पार्टी से कोई लेना- इनसे कांग्रेस से कुछ लेना जान देना रहा हूं। नहीं है, हाँ। लेकिन ये बात तो तय है कि प्रभात जी की पार्टी ने जितना कांग्रेस ने किया तो उससे आगे बढ़ के कुछ किया नहीं है। हाँ। वो सिट जो है सिर्फ नाम दूसरा है, एक संस्थागत तरीके से उसकी और शुरुआत मजेदार हुई बात थी। यह है कि कांग्रेस तब जो भाषा बोल रही थी, बीजेपी अब वो भाषा बोल रही है, और बीजेपी तब जो भाषा बोल रही थी, कांग्रेस अब वो भाषा बोल रही है। तो इफेक्टिवली अगर आप कहेंगे कोई खास प्रगति हुई हो कुछ किसी नहीं। किसी लेवल पे, कुछ तो नहीं। वो नहीं हुई है। और प्रभात जी को पूरी विनम्रता के साथ कहूँगा कि उस पर जो कदम लेने की आवश्यकता है, हाँ। शायद वो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो एक सियासत की भाषा जो गर्म होके चारों तरफ घूम रही है कि हम ले आएंगे, हम ये कर देंगे, ये सब जो है उसको थोड़ा दरकरार किया राजकिशोर जाए। तिवारी, ये ले आएंगे ये कहां से शुरू हुआ? जो घर में है, मतलब उसका तो कोई निदान हुआ नहीं। ठीक है, मैं कितनी बार गला फाड़ फाड़ के थक गया हूँ 4-5 सालों से। चिदम्बरम साहब ने अपने बजट में ही कह दिया था कि 3% सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पेयर है इस मुल्क का, तो 97% इस मुल्क की जनसंख्या एक स्तर के बाद शायद टैक्स देती भी है तो उसको बचाती है, उसका कुछ नहीं हो पा रहा है। हम ले आएंगे, ये ले आएंगे वाली थ्योरी कहाँ से शुरू हुई? देखिए, जो 97% लोग हैं वो वोटर भी हैं, हाँ। तो उनको क्यों डिस्टर्ब किया जाए? हाँ, जो बाहर बैठे जो उनको बाहर disturb बैठे करो। हुए हैं उनका नाम लिया जाए, उनको आप डिस्टर्ब कर नहीं सकते हैं, जैसा कि अब होगा कहा जा रहा है। हाँ। कल या परसों 2 दिनों में राज्यसभा और लोकसभा में जो वित्त मंत्री का बयान है वो ठीक है, फैक्ट्स पर है, वो अच्छी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वो जानते हैं तकनीकी बातें, लेकिन ये सवाल है कि ये तकनीकी बातें वो चुनाव से पहले अपनी पार्टी को क्यों नहीं समझा सके? हाँ। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। शायद उनको पता नहीं होगा वित्त मंत्री बनने वाले हैं। हाँ, संभवतः हो सकता है जिनको या मालूम इस नहीं तरीके होगा। से सवाल पूछे जाएंगे। हाँ। और दूसरी बात है, कल जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे और एक एक व्यक्ति के खिलाफ, जिसके खिलाफ धन है या नहीं है नहीं मालूम, लेकिन जिसने ये काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे और उसको जरूर पहुंचाएंगे, तो वो ये एक तरीके से सरकार ये तो मान ही रही है कि धन उसमें कितना है, इतने खातों की बात तो आ ही चुकी है, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, काला धन लिया है, उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में ही कुछ आगे बढ़कर सरकार अपना चेहरा बचाने का प्रयास कर सकती है कि देखिए साहब, इन्होंने एक क्राइम किया था और इन क्रिमिनल्स को हमने सजा दे दी। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद प्रभात झा जी को समय दूंगा। देखिए, 2 बड़ी दिलचस्प स्थिति है। आंकड़ों में मत जाइए, आंकड़ों की बहस में और प्रवीण झा इतनी कर चुके हैं कि प्रवीण झा मुझे अपने यहाँ क्लार्क की नौकरी दे देंगे अब जेएनयू में काले धन के मुद्दे पर। तो अब सवाल ये है, मोदी जी मैडिसन स्क्वायर जाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, बड़ा उनको रिस्पॉन्स मिलता है, जो भी भारतीय वहाँ रह रहे हैं। इन भारतीयों को हमने सबने विदेश बहुत यात्रा की है, तरक्कीशुदा भारतीय मानते हैं, यानी कि उन्होंने मेहनत मशक्क़त से अलग अलग मुल्कों में व्यवसाय बनाया और प्रतिष्ठित तौर पर अपनी आर्थिक जगह बनाई। क्या ये लोग इस काले धन से जुड़े हैं? जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक ग्लोबलाइज्ड एनवायरनमेंट में जहाँ पर आप विश्व से जुड़ चुके हैं, हमने सब ने एक दूसरे को, इस बात के लिए हम जानते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं, उन सब से हमारा सीधा जुड़ाव है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि जब हिंदुस्तान की, लोग कहते हैं 40%, 47%, 50% तक आंकड़े बता देते हैं कभी कभी, पैरेलल इकोनॉमी काले धन पर चलती है, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि आएगा लाएगा के बजाय जो जाएगा उसको रोकें आप? क्योंकि पैसा तो यहीं से कमा कर जा रहा है ना बाहर। जरा आप समझिए कि एक तरफ आप अपील करें कि भाई आप सब हिंदुस्तान में आइए, अब निवेश करिए,
थोड़ा सा इस यही चीजें मेरी समझ में नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी के बहस में, और कांग्रेस ने भी इस पर बहस नहीं की। कांग्रेस का रिकॉर्ड इस पर बहुत अच्छा नहीं है। जैसे उन्होंने बताया 627 नाम ही वो बता पाए, बाकी वो 5 पॉइंट नहीं गिना पाए कि कांग्रेस ने क्या किया काले धन के मसले पर। तो पैसा तो यही कमाया गया और यही से गया। तो हम अगले हिस्से में जरा फोकस करेंगे कि आंतरिक स्थिति में काला धन कहाँ है। जिस मुल्क के पूर्व वित्त मंत्री ने बजट पढ़ते वक्त बताया कि सीधे टैक्स पे देने वालों का प्रतिशत एक स्तर के बाद सिर्फ 3% है, तो यहां का पैसा कहां है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।